नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की अमेरिका की यात्रा पर आज रवाना होंगे। प्रधानमंत्री पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अधिवेशन न्यूयॉर्क में शुरू। सार्क के विदेश मंत्रियों की शनिवार को न्यूयॉर्क में होने वाली बैठक रद्द। भारत ने 82 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के लिए संचालन समिति गठित की। एयर मार्शल VR चौधरी नए वायुसेना अध्यक्ष होंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने संसदीय चुनाव में जीत हासिल की, लेकिन बहुमत से दूर। और IPL क्रिकेट में दुबई में राजस्थान रॉयल्स ने रोमांचक मैच में पंजाब किंग्स को 2 रन से हराया। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष क्विज कार्यक्रम शुरू किया है। 16 अगस्त से यह क्विज कार्यक्रम प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित किया जा रहा है और 15 अगस्त 2022 तक प्रसारित होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ साझेदार के रूप में शामिल है। अमृत महोत्सव क्विज का कल का प्रश्न था, पूना समझौता किन 2 नेताओं के मध्य हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर। जब ब्रिटिश सरकार ने वंचित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग मान ली थी, तो गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया था। उनका मानना था कि अलग निर्वाचक मंडल से वंचित वर्ग के लोगों की समाज से जुड़ने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। डॉक्टर अम्बेडकर ने अंत में गांधी जी के विचारों को स्वीकार कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप सितंबर 1932 में पूना समझौता हुआ। समझौते के तहत वंचित वर्ग के लोगों को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटें दी गईं, लेकिन आम चुनाव के माध्यम से उनका चुनाव किया जाना था। वंचित वर्ग के लोगों को बाद में अनुसूचित जाति के रूप में माना गया। आकाशवाणी समाचार को कल के क्विज से पूछे गए इस प्रश्न पर देश विदेश के श्रोताओं से बड़ी संख्या में जवाब मिले हैं। भाग्यशाली विजेता हैं सिक्किम के गैंगटॉक पूर्व में बालूवाखानी के दिनेश कुमार उपाध्याय। मेरा नाम दिनेश कुमार उपाध्याय है। पूरे सिक्किम की ओर से अमृत महोत्सव क्विज की विजेता बनने पर आकाशवाणी समाचार को धन्यवाद देता हूं। मैं पूरे देशवासियों को अमृत महोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस पर्व पर उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का नमन एवं अभिनंदन करता हूं, जिनकी वजह से हमें आजादी मिली। समस्त सिक्किम वासियों से आह्वान करता हूं कि वे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए राष्ट्र की विकास में अपना संपूर्ण योगदान दें। जय हिंद, जय भारत। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न अब सोमवार 27 सितंबर के समाचार प्रभात में पूछा जाएगा। आकाशवाणी समाचार के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल हों। अब समाचार विस्तार से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 3 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। प्रधानमंत्री कल अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ विचार विमर्श करेंगे। वे शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों देश अफगानिस्तान की स्थिति, बढ़ते कट्टरवाद, आतंकवाद और हिंद प्रशांत क्षेत्र, साइबर सुरक्षा, कोविड टीकाकरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच वाशिंगटन में होने वाली बातचीत में व्यापार, निवेश, रक्षा और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर बातचीत होने की संभावना है। At their bilateral meeting on the 24th of September, the Prime Minister and President Biden will review the robust and multifaceted India-US bilateral relationship. They will also discuss how the comprehensive strategic global partnership between our two countries can be enriched. The two leaders are expected to discuss how to bolster bilateral trade and investment ties, strengthen defense and security collaboration, boost the strategic clean energy partnership, explore new avenues in emerging technologies, including through R&D, innovation and industry linkages. पहली बार प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच क्वाड सुरक्षा के बारे में शुक्रवार को शिखर बैठक होगी। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा को कवर कर रहे हमारे विशेष संवाददाता की ये रिपोर्ट। पिछले 6 महीने की अवधि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला विदेशी दौरा है, जबकि जो बाइडेन के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री पहली बार यहां का दौरा करने जा रहे हैं। वॉशिंगटन में 24 सितंबर को क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदा सुगा भी शामिल होंगे। इस वर्ष मार्च में हुए क्वाड देशों के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड को भारत प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बताया था। अमेरिका के चुनिंदा शीर्ष स्तर के सीईओज के साथ प्रधानमंत्री 23 तारीख को मिलेंगे। वॉशिंगटन में अपने दौरे के समापन के बाद प्रधानमंत्री 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। अतुल तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वॉशिंगटन। अब सीधे चलते हैं वॉशिंगटन, जहां हमारे विशेष संवाददाता डॉक्टर अतुल कुमार तिवारी मौजूद हैं। अतुल जी, प्रधानमंत्री की ये यात्रा किन मायनों में विशिष्ट है? विमलेंदु जी, प्रधानमंत्री का अमेरिका का यह दौरा कई मायने में अहम है। पहली बार वह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वर्चुअल तरीके से न होकर बल्कि आमने सामने की बातचीत करेंगे। यही नहीं, वे पहली बार अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मिलेंगे। इसके बाद जब क्वाड राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन होगा तो पहली बार यह वर्चुअल न होकर आमने सामने की बातचीत के जरिए होगा। 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने वालों की सूची में भी उनका क्रम सबसे पहला है। ये सभी बैठकें कोविड महामारी की वैश्विक चुनौती से निपटने का भी एक अहम हिस्सा है। अतुल जी, विश्व भर में कोविड महामारी को देखते हुए क्या विशेष प्रबंध किए गए हैं? विमलेंदु, यहाँ वाशिंगटन में बैठकों का आयोजन कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत किया जा रहा है। प्रवासी भारतीय समुदाय का कोई बड़ा आयोजन इस बार वाशिंगटन में नहीं हो रहा है। हालांकि चुनिंदा लोगों के प्रधानमंत्री से मिलने की बात है। सीईओ की बैठक में भी वाशिंगटन में कुछ ही लोग शामिल होंगे। द्विपक्षीय और जो क्वाड बैठकें होंगी उनमें भी यही सिलसिला रहेगा। न्यूयॉर्क में जहां प्रधानमंत्री 25 सितंबर को भाषण देंगे, वहां भी लोगों की संख्या कम रहेगी। वाशिंगटन में लोग बाग भी कोविड सुरक्षा नियमों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। सीडीसी की गाइडलाइन जो अमेरिका में जारी है, उनके तहत यहाँ पर लोगों को घरों के अंदर यानी इंडोर एक्टिविटीज के लिए मास्क लगाना जरूरी है, जबकि आउटडोर में यानी खुले जगहों पे वे स्वच्छंद होकर विचरण कर सकते हैं। हालांकि वहां भी सामाजिक दूरी बनाए रखनी जरूरी है। उम्मीद की जाती है कि इन सभी कोविड प्रोटोकॉलों के पालन की वजह से यहाँ जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो सफलतापूर्वक पूरे हो पाएंगे। विमलेंदु, धन्यवाद अतुल।
ये थे हमारे वॉशिंगटन से विशेष संवाददाता डॉक्टर अतुल कुमार तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम सहित विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों पर फोन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान में आतंकवाद और मादक पदार्थ, हथियारों तथा मानव तस्करी बढ़ने की आशंका के प्रति चिंता व्यक्त की। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने और स्थिरता तथा सुरक्षा में भागीदारी की समीक्षा की। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की अमेरिका की यात्रा पर आज रवाना होंगे। प्रधानमंत्री पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अधिवेशन न्यूयॉर्क में शुरू। सार्क के विदेश मंत्रियों की शनिवार को न्यूयॉर्क में होने वाली बैठक रद्द। भारत ने 82 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के लिए संचालन समिति गठित की। एयर मार्शल वीआर चौधरी नए वायुसेना अध्यक्ष होंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने संसदीय चुनाव में जीत हासिल की, लेकिन बहुमत से दूर। और आईपीएल क्रिकेट में दुबई में राजस्थान रॉयल्स ने एक रोमांचक मैच में पंजाब किंग्स को 2 रन से हराया। संयुक्त राष्ट्र का 76वां महाधिवेशन कल रात न्यूयॉर्क में आरंभ हुआ। इसमें विश्व के 100 से अधिक नेता हिस्सा ले रहे हैं। इनमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन परंपरा के अनुसार अधिवेशन के पहले वक्ता थे। श्री बाइडेन ने महासभा में अपने भाषण में विश्व से निरंकुश देशों के खिलाफ एकजुट होने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि हमारी सुरक्षा, समृद्धि और स्वतंत्रता आपस में जुड़े हुए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में फ्रांस के विदेश मंत्री जान-इव ले ड्रियन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान, हिंद प्रशांत क्षेत्र और अन्य सामयिक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन के अवसर पर कई अन्य बैठकें भी हो रही हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर अफगानिस्तान के मुद्दे पर G20 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। उनका आज संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता हासिल करने का प्रयास करने वाले देशों के समूह P4 की बैठक में भी हिस्सा लेने का कार्यक्रम है। इस समूह में भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी शामिल हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के विदेश मंत्रियों की शनिवार को न्यूयॉर्क में होने वाली बैठक रद्द हो गई है। ये बैठक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के मौके पर आयोजित होनी थी। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि ये बैठक सभी सदस्य देशों में सहमति न बनने के कारण रद्द कर दी गई है। नेपाल इस बैठक का मेजबान देश था। सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का अंतर सरकारी क्षेत्रीय संगठन है। सरकार ने एयर मार्शल वीआर चौधरी को नया वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला किया है। वे इस समय वायुसेना उपाध्यक्ष हैं। वे इस महीने की 30 तारीख को एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया की सेवानिवृत्ति के बाद पदभार ग्रहण करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक पाठ्यक्रम की रूपरेखा के विस्तार के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण के अनुसार समिति 4 राष्ट्रीय शैक्षिक पाठ्यक्रमों की रूपरेखा विकसित करेगी। इनमें स्कूली शिक्षा, राष्ट्रीय शैक्षिक पाठ्यक्रम की रूपरेखा, बचपन देखभाल और शिक्षा, शिक्षकों के लिए शिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा जैसे विषय शामिल हैं। भारत ने 82 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। अब तक 82 करोड़ 57 लाख 80 हजार से अधिक कोविड वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 68 लाख 26 हजार से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की डोज दी गई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने संसदीय चुनावों में मामूली जीत हासिल की है, लेकिन उसे बहुमत नहीं मिल पाया है। श्री ट्रूडो की संघीय चुनाव में ये तीसरी जीत है। लिबरल पार्टी को 158 सीटें मिली हैं, जबकि बहुमत के लिए 170 सीटों की जरूरत होती है।
परिणामों के बाद श्री ट्रूडो ने लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपने ऐसी सरकार चुनी है जो आपके लिए संघर्ष करेगी और समस्याओं का समाधान करेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि केंद्र सरकार कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन तथा वर्षा आधारित कृषि की चुनौतियों से निपटने में राज्यों की सहायता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कृषि के रबी अभियान 2021-22 के बारे में राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा किसानों की सहायता को अपना ध्येय बनाया है। उन्होंने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात दुबई में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को रोमांचक मैच में 2 रन से हरा दिया। दुबई में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों पर आधारित 75 कड़ियों का कार्यक्रम निशान प्रसारित कर रहा है। परिक्रमा कार्यक्रम में आज शाम 4:45 पर इसे प्रसारित किया जाएगा। निशान के आज के अंक में हम चंद्रशेखर आजाद पार्क के बारे में बताएंगे। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रतिदिन आपके लिए ला रहा है इस संग्राम की एक झलक। 100 साल पहले आज ही के दिन 1921 में महात्मा गांधी ने आजीवन केवल एक साधारण धोती पहनने और मामूली चादर ओढ़ने का निर्णय लिया था। ये ऐसा व्रत था जो इतिहास के साथ महात्मा गांधी की पहचान बन गया। आकाशवाणी से बातचीत में गांधी स्मारक निधि के सचिव संजय सिन्हा ने उस ऐतिहासिक दिन के बारे में बताया। महात्मा गांधी जी के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक क्षण है जब उन्होंने गरीब किसानों जैसे कपड़े अपना लिए। यह ऐतिहासिक घटना 22 सितंबर 1921 को तमिलनाडु की मदुरई शहर में हुई। उस दिन गांधी जी त्रिची, श्रीरंगम और डिंडीगुल के रास्ते मदुरई आए तो हजारों लोग उनके स्वागत के लिए एकत्र हुए। गांधी वेस्ट मार्केट स्ट्रीट में रामजी कल्याण जी के घर ठहरे हुए थे। उस रात राजाजी और TSS राजन ने गांधी के साथ लंबी चर्चा की, लेकिन वे गांधी को नहीं समझा सके। गांधी ने साधारण पोशाक अपनाने की घोषणा कर दी। नाई को बुलाया गया और उसने गांधी जी के सिर के सारे बाल काट दिए। अगले दिन सुबह उन्होंने स्नान किया और शरीर के मध्य भाग में कपड़ा लपेटा और एक कपड़े से शरीर का ऊपरी हिस्सा ढक लिया और उन्हीं कपड़ों में जनसभा को संबोधित किया। कामराज रोड पर उस सभा स्थल को आज गांधी पोटल के नाम से जाना जाता है। इस तरह गांधी जी अपनी पोशाक के माध्यम से गरीबों के साथ एक हो गए। साम्राज्यवादी ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा और इसी फकीर ने ब्रिटिश साम्राज्य को नाको चने चबवा दिए। अठारह में आज ही के दिन महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जन्मे महान शिक्षाविद कर्मवीर भाऊराव पाटिल को भी आज हम याद कर रहे हैं। वो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी के दर्शन से बहुत प्रभावित थे।
उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में आत्मनिर्भर लोक शिक्षा के महत्व को समझा। भाऊराव पाटिल ने रैयत एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और तथाकथित पिछड़ी जातियों और निम्न आय वाले लोगों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो महात्मा ज्योतिराव फुले द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज के भी प्रमुख सदस्य थे और महाराष्ट्र के गांवों में सत्य शोधक जलसे कर लोगों को उस समय के सामाजिक बुराइयों और गंभीर परिणामों के प्रति जागरूक करते थे। उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान 108 माध्यमिक विद्यालय, 578 स्वैच्छिक विद्यालय, 6 प्रशिक्षण महाविद्यालय, 3 कॉलेज और 38 बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए, जिनमें से कई लड़कियों की शिक्षा के लिए समर्पित थे। मुंबई में 1921 में एक जनसभा के दौरान भाऊराव गांधी जी से मिले तो उन्हें लंगोटी में देखकर और खादी के बारे में उनके दर्शन से बहुत प्रभावित हुए। भाऊराव ने इससे प्रभावित होकर खादी अपनाने और रोजमर्रा की जिंदगी में गांधीवादी सिद्धांतों का पालन करने का फैसला किया। भाऊराव ने गांधी जी की नई तालीम पद्धति के आदर्श वाक्य स्वयं सहायता के माध्यम से शिक्षा और सीखने के दौरान कमाएं को अपनाया था। भाऊराव की प्रमुख उपलब्धि ये है कि उन्होंने 2 महात्माओं गांधी और फुले से प्रेरणा ली और इनके सामाजिक सुधार के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। हमें जन शिक्षा के लिए भाऊराव के जुनून से प्रेरणा लेकर और सभी भारतीयों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कल कहा कि त्रिपुरा अगर नीति 2021 कई राज्यों के लिए आदर्श के रूप में कार्य करेगी। श्री गोयल ने ये बात राजधानी अगरतला में आयोजित पहली अगर लकड़ी के खरीदारों और विक्रेताओं की बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कही। राज्य के अगर तेल की तुलना तरल सोने से करते हुए उन्होंने कहा कि ये राज्य अब आधिकारिक तौर पर $20 अरब की अर्थव्यवस्था में शामिल हो गया है, जो अगर वुड केंद्रित अर्थव्यवस्था के कारण है। आकाशवाणी के पूर्व हिंदी समाचार वाचक रामानुज प्रसाद सिंह का लंबी बीमारी के बाद कल रात निधन हो गया। वे 85 वर्ष के थे। अब एक नजर आज के मौसम पूर्वानुमान पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे। चेन्नई में गरज के साथ बारिश हो सकती है। तापमान 25 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, लेह और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ 1-2 बार वर्षा हो सकती है। गिलगित में भी बादल छाए रहेंगे। इस क्षेत्र में बारिश या गरज के साथ आंधी या धूल भरी आंधी आ सकती है। तापमान 10 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर और गंगटोक में बादल छाए रहेंगे। वर्षा होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। दक्षिण भारत के हैदराबाद, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर और पोर्ट ब्लेयर में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार गरज के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। पुडुचेरी में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है, जबकि बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम के आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। नवीन, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। विमलेंदु, प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा अखबारों की बड़ी खबर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, नई इबारत लिखेगी मोदी बाइडेन मुलाकात। व्हाइट हाउस ने कहा, प्रगाढ़ होंगे भारत अमेरिका के संबंध। अफगानिस्तान और आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा।
क्वाड देशों के पहले शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत से जुड़ी खबरें अखबारों के मुखपृष्ठ पर छाई हुई हैं। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, एसआईटी करेगी जांच, आनंद गिरि समेत 6 लोग गिरफ्तार। भारत के कोविशील्ड टीके को ब्रिटेन के मान्यता नहीं देने पर जनसत्ता ने विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के हवाले से लिखा है, भारत भी उठा सकता है ब्रिटेन जैसे कदम। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिटेन की नवनियुक्त विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रस को इस मुद्दे से अवगत कराया। अफगानिस्तान के मुद्दे पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, हक्कानी नेटवर्क और तालिबान में तल्खी बढ़ी, मुल्ला बरादर बंधक, सुप्रीम लीडर हैबतुल्ला अखुंदजादा की गैर मौजूदगी से उठने लगे हैं सवाल। हिंदुस्तान की खबर है, आईपीएल के प्रसारण पर तालिबान ने पाबंदी लगाई। राजस्थान पत्रिका की अहम खबर है, अफगानिस्तान से भेजी गई 21,000 करोड़ रुपए की हेरोइन गुजरात पहुंची। तालिबान की सत्ता के बाद सबसे बड़ी बरामदगी। जनसत्ता कोरोना मापांक शीर्षक से लिखता है, इस महीने के मध्य में आर वैल्यू घटकर 1 से नीचे। आर वैल्यू एक ऐसा मानक है जिससे पता चलता है कि कोरोना संक्रमण कितनी तेजी से फैल रहा है। लोक सत्य का कहना है कि साल के अंत तक सभी को लग जाएगा कोविड टीका। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, अमेजन मामले की मजिस्ट्रेट से जांच करवा सकता है केंद्र। 2 साल में 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की लीगल फीस का मामला। अमर उजाला का कहना है, व्यापारी महासंघ ने उठाए सवाल, सरकारी भी सख्त उच्च स्तरीय जांच होगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, इस वर्ष अच्छी बरसात से बम्पर खाद्यान्न की उम्मीद, खरीफ में 15 करोड़ टन उत्पादन का है अनुमान। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की अमेरिका की यात्रा पर आज रवाना होंगे। प्रधानमंत्री पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अधिवेशन न्यूयॉर्क में शुरू हो गया है। सार्क के विदेश मंत्रियों की शनिवार को न्यूयॉर्क में होने वाली बैठक रद्द। भारत ने 82 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के लिए संचालन समिति गठित की। एयर मार्शल वीआर चौधरी नए वायुसेना अध्यक्ष होंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने संसदीय चुनाव में जीत हासिल की, लेकिन बहुमत से दूर। और आईपीएल क्रिकेट में दुबई में राजस्थान रॉयल्स ने रोमांचक मैच में पंजाब किंग्स को 2 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।